मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है पूंजी संरचना के निर्णय या डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी समता पर व्यापार। दूसरा हमारा है पूंजी मिलान या पूंजी दंतीकरण जिसे कहते हैं कैपिटल गियरिंग। एंड थर्ड इज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत। तो ये जो आपका टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग पहले इन दोनों का डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी समता पर व्यापार का होता क्या है। देखिए, समता पर व्यापार का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ते डिबेंचर को परचेज़ करती है, अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ते में डिबेंचर को इशू करती है मार्केट में, अगर मार्केट में इशू किया डिबेंचर को और वो बहुत ज़्यादा आपके लोअर इंटरेस्ट रेट पे सेल हो रहे हैं, तो इससे कंपनी को क्या होगा, इससे कंपनी को जब भी फ़ायदा होगा तब कंपनी क्या कर सकेगी, कंपनी अपने इस डिबेंचर पे एक निश्चित इंटरेस्ट देने के बाद, एक जो भी इंटरेस्ट बनता है उनको देने के बाद में जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने शेयर होल्डर को कर सकती है। शेयर होल्डर का मतलब हो गया कि प्रेफरेंस शेयर को भी निश्चित लाभांश मिलता है, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनका डिविडेंड भी निश्चित होता है। लेकिन हम अगर इक्विटी शेयर को जब डिविडेंड दे देते हैं तो इससे हमारा जो मार्केट में गुडविल होता है वो इम्प्रूव होता है या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर को जब डिविडेंड मिलता है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और टैक्स सारा पे करने के बाद में उन इक्विटी शेयर को क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो ये कंपनी की गुडविल को बढ़ाता है। तो कंपनी की जब गुडविल मार्केट में बढ़ती है तो इससे कंपनी को बहुत सारे लोन भी मिल सकते हैं, राइट। तो इसे जब कंपनी को, जब शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को जब डिविडेंड आसानी से मिल जाता है और हम कह सकते हैं कि मार्केट में गुडविल इम्प्रूव होती है और उस फर्म को बहुत ज़्यादा क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है एक लोअर रेट पे मार्केट से, बैंक से, तब हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि समता पर व्यापार सक्सेस हुआ है। तो आइए हम इसी का एक निष्कर्ष और पूरा डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, कैस्टनबर्ग ने एक डेफिनेशन दी है इसकी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ अ कंडीशनल प्राइमरी बाय द स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम, यानी कि जो समता पर व्यापार होता है वो मेन किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, एक तो स्टेबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, निश्चित होता है, तो उसमें बंधा हुआ होता है। यानी कि अगर आपके फर्म में निश्चित इनकम या हम कह सकते हैं रेगुलर इनकम नहीं है तो हम डिबेंचर को क्या कर सकते हैं, इश्यू नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम भी निश्चित नहीं है और आपकी रेगुलर इनकम नहीं है और हमने डिबेंचर को इश्यू कर दिया तो इनको इंटरेस्ट पे करना भी फर्म के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किस बात से बंधा होता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस में तो आपकी इनकम में क्या होनी चाहिए, एक तो स्थिरता होनी चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब रेगुलर इनकम आनी चाहिए और एक निश्चितता होनी चाहिए कि इतनी इनकम आएगी, तभी हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी कि डिबेंचर को मार्केट में इश्यू कर सकते हैं। देखिए, इसका नाम तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, इट मीन्स ये नहीं है कि इसका हम मार्केट में बहुत ज़्यादा इक्विटी का इश्यू कर रहे हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, हम डिबेंचर को मार्केट में बहुत सस्ते डिबेंचर को क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, राइट। डेफिनेशन है आपकी गुथमैन और डुंगल की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, द यूज़ ऑफ बोरोड फंड एट अ फिक्स कॉस्ट फॉर फाइनेंशिंग अ फर्म इज़ नो एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि एक फर्म अपने कह सकते हैं कि जो वित्तीय प्रबंध करने के लिए क्या कर रहा है, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। स्थिर लागत आप समझ गए, यानी फिक्स कॉस्ट, जिस पे फिक्स कॉस्ट मतलब कि कंपनी को फिक्स पैसा देना है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डिबेंचर, जिस पे हमें फिक्स क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, राइट। और हमारा प्रेफरेंस शेयर जिस पे हमें क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है फिक्स, तो इसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा मार्केट में सस्ते से क्या कर रहे हैं, डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कह रही है कि अगर आप उधार लेना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो आप अपना जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है वो किससे कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटी से
कर रहे हैं। जब आप फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटी से करते हैं तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, जैसे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, मतलब जिस पे हमें निश्चित क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड देना होगा, तो इसे क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट वाली सिक्योरिटीज़। तो ये डेफिनेशन थी गुडमैन और डुंगल की डेफिनेशन। हमारा सेकंड टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका दिन इक्विटी एंड दूसरा कौन सा है, थिक इक्विटी, यानी कि न्यून क्षमता पर व्यापार और उच्च क्षमता पर व्यापार। न्यून का मतलब हो गया कम, तो कम में हम इक्विटी शेयर कैपिटल का कम यूज़ कर रहे हैं, जबकि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जहां हमने क्षमता जो कैपिटल है यानी इक्विटी कैपिटल है उसका कम यूज़ किया है कंपैरिजन टू किसके, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के। और जो उच्च क्षमता पर व्यापार है उसका मतलब क्या हो गया कि जहां हमने इक्विटी शेयर को ज़्यादा यूज़ किया है कंपैरिजन टू किसके, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, या तो ये याद रखिए इसका बिल्कुल ऑपोजिट ये होगा, राइट। तो इसे कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, यानी किस उद्देश्य से हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब मेन उद्देश्य क्या हो सकता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए, हम बहुत ज़्यादा डेब्ट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, फिनेंशियल कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, हमारे जितने भी वित्तीय संसाधन रहेंगे उस पर नियंत्रण रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि डिबेंचर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ कर रहे हैं, हमारे डिबेंचर का, जिससे हमारी जो भी फिनेंशियल रिसोर्सेज रहेगा उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की, यानी कि सेकंड उद्देश्य क्या हो सकता है। सेकंड उद्देश्य कह रहा है इंक्रीज डिविडेंड रेट इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी शेयर या हम कह सकते हैं इक्विटी शेयर, उनकी पूंजी पर दी जाने वाली जो लाभांश की दर होती है उसमें वृद्धि होती है। यानी कि जब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया, जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने पर मार्केट में क्या होता है, गुडविल बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब हम करेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड रेट ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, राइट। थर्ड है कंट्रोल वन हैंड या सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। देखिए सिंपल सा है कि जब हम डेब्ट इश्यू करते हैं, यानी कि जब हम डेब्ट को इश्यू करते हैं तो डेब्ट को वोट देने का या उनको कोई भी अधिकार नहीं होता है, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर वाले को सारा अधिकार होता है। लेकिन जब हम डेब्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो वो हमारा वन हैंड कंट्रोल रहता है, यानी एक हाथ में, जो यानी संस्था के हाथ में ही, फर्म के हाथ में ही कंट्रोल रहता है, यानी सेंट्रलाइजेशन सिस्टम। सेंट्रलाइजेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा नियंत्रण किसी एक हाथ में रहना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इक्विटी शेयर का ज़्यादा अलॉटमेंट करेंगे तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमारा कंट्रोल है वो छोटे छोटे कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, फर्स्ट है हम डेब्ट का यूज़ करते बहुत ज़्यादा इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में, जिससे फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, यानी कि जो वित्तीय का नियंत्रण रहता है वो रिसोर्सेज पे बना रहता है। नेक्स्ट है कि हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम इक्विटी शेयर कैपिटल का डिविडेंड रेट बढ़ाना चाहते हैं। एंड थर्ड इज़ अ कंट्रोल वन हैंड। इट मीन्स क्या हो गया कि आप डिबेंचर का जैसे ही इशू करेंगे मार्केट में, तो जो कंट्रोल है वो संस्था के पास ही रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम को फॉलो करना, राइट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने का। मेन ऑब्जेक्ट कंपनी क्यों करती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दैट इज़ अ 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट। बात करते हैं हम सेकंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंपनी के लिए क्या फ़ायदेमंद रहता है उसके बारे में। देखिए सबसे पहला मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि अधिक लाभदायकता। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपनी जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसको पूंजी संरचना में ऐसे फंड मिल जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे कि संस्था को अधिक आय प्राप्त होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि संस्था अपना निश्चित इंटरेस्ट डिबेंचर को देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसे अपने शेयर होल्डर्स को देकर उनको खुश कर सकती हैं और मार्केट में गुडविल को बढ़ा सकती हैं। तो सबसे मेन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इम्पॉर्टेंट कि ये फर्म की क्या बढ़ाता है, प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सेकंड बात करते हैं इंक्रीज द इक्विटी शेयर डिविडेंड रेट। अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि समता अंशों की लाभांश दर में वृद्धि करना। तो समता अंश दर की जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को
डिविडेंड मिलता है तो इससे क्या होगा, मार्केट में गुडविल बढ़ेगी। तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि समता अंशों की लाभांश दर में वृद्धि होती है अगर हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया। हाई डिविडेंड रेट फॉर इक्विटी शेयर दैन इम्प्रूव द गुडविल। सिंपल है, अभी हमने पहले भी बात की है कि जब डिविडेंड रेट हाई होगा इक्विटी शेयर होल्डर का तो वो हमारे मार्केट में क्या करेंगे, गुडविल को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलता है तब वो उस कंपनी की गुडविल को बढ़ाना या बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि देखिए डिबेंचर को इंटरेस्ट देते हैं हम, प्रेफरेंस डिबेंचर को इंटरेस्ट देने के बाद प्रेफरेंस शेयर को हम निश्चित उसका डिविडेंड देते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग होता है तब हम इक्विटी शेयर को देते हैं। तो इसका मतलब ये कंपनी की प्रॉफिट को ही बताता है, क्योंकि सबसे लास्ट इक्विटी शेयर को मिलता है और उनको मिल रहा है, तो ये मार्केट में हमारी गुडविल को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, बाजार में अंशों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया तो आपकी मार्केट में गुडविल बढ़ेगी और आपके मार्केट में जो भी शेयर्स हैं उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि इम्प्रूव होकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इजी लोन प्रोवाइड, यानी सरलतापूर्वक ऋण उपलब्ध होना। देखिए सिंपल है कि जब आपकी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो इससे कोई भी बैंक है या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो आपको जब भी लोन की आवश्यकता होगी तो भी आपको ईजी से प्रोवाइड हो सकता है। यानी कि सिंपल, कोई भी आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड होकर नहीं मिलेगा, आपको बहुत ईजी वे से लोन मिल जाएगा क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल अच्छी है। एफिशिएंसी वर्क यानी कुशल संचालन। देखिए सिंपल है कि अगर आपकी कंपनी यानी कि संस्था जो है वो उसका जो भी ट्रेडिंग है वो बहुत एफिशिएंसी ऑपरेशन होगा, यानी कि कह सकते हैं ऑपरेटिंग करना, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वर्क से काम करना जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो इज द 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि जो समता पर व्यापार करते हैं उसके लिए 6 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमारी संस्था को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी अगर संस्था या फर्म या इंडस्ट्री ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फॉलो करती है। राइट, बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि इफ़ेक्ट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि समता पर व्यापार के क्या प्रभाव होते हैं। या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। सिंपल है, फेवरेबल का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का यूज़ किया, डिबेंचर का यूज़ किया, देन अगर इससे आपका लास्ट तक इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है और ये आपकी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आपने डेब्ट इश्यू किया, बाजार में आपने ऋण पत्रों से अपनी पूंजी संरचना का निर्माण किया और उससे आपको प्रति अंश आय में भी वृद्धि होती है तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, और अगर हमारी कंपनी जब डेब्ट का यूज़ करती है और डेब्ट का यूज़ करने के बाद में वो सिर्फ डिबेंचर तक इंटरेस्ट ही पे कर पाती है या हम कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड तक ही पे कर पाती है तो हम कहेंगे उसकी ईपीएस या अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना अनफेवरेबल होता है। देखिए ये जो कंडीशंस होती है कि जहां हम डेब्ट का बहुत यूज़ कर रहे हैं और ईपीएस नहीं बढ़ रही है तो ये उन संस्थाओं के लिए होता है जहां पर इनकम जो होती है या तो रेगुलर नहीं है या अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चित इनकम है, तो वहाँ पे ये हो सकता है। नहीं, अगर आपकी इनकम में रेगुलरिटी है यानी कि नियमितता है और निश्चितता है तो आपका जो प्रति अंश आय है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो इम्प्रूव होगी। तो यानी दो तरह से इसके इफेक्ट होते हैं, या तो फेवरेबल हो गया या अनफेवरेबल होगा। ठीक है, फेवरेबल में आपको बता दिया कि डेब्ट ज़्यादा यूज़ करोगे तो ईपीएस बढ़ेगा और अनफेवरेबल में होगा कि डेब्ट यूज़ किया बट ईपीएस नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या था, ये था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक क्लियर से बात करें कि अगर कोई भी फर्म बहुत ज़्यादा डिबेंचर का यूज़ करे, सस्ते में डिबेंचर का यूज़ करे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिबेंचर का यूज़ करने पर उसे क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इनकम अर्निंग होगी क्योंकि बहुत एक लोअर रेट पे हमको इंटरेस्ट पे कर दिया डिबेंचर का, उसके बाद में आपने प्रेफरेंस शेयर का जो है वो डिविडेंड पे कर दिया और उसके बाद रिमेनिंग आपका जो भी टैक्स वगैरह आपने दे दिया, उसके बाद आपकी जो बचती है इनकम प्रॉफिट जो बचता है वो किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड देना
इट मीन्स वो आपकी कंपनी की गुडविल बता रहा है कि आप इतने खर्चे देने के बाद आप डिविडेंड पे कर रहे हो। इट मीन्स क्या है कि ये आपकी EPS को इम्प्रूव करेगा, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ाएगा, साथ ही मार्केट की गुडविल बढ़ाएगा और ये हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सेकंड टॉपिक इज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है आपका कैपिटल गियरिंग यानी पूंजी दंतीकरण। इसे पूंजी मिलान भी कहते हैं। मिलान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हम दो कैपिटल्स के कंपैरिजन की बात करेंगे। तो जे बैटी के अनुसार अगर हम बात करें कि समता अंशों के पूर्वाधिकारी अंश पूंजी एवं ऋण पूंजी के संबंध को पूंजी दंतीकरण कहते हैं। यानी दो कैपिटल की बात हो रही है, एक हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर की यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की, और दूसरी बात हो रही है हमारी प्रेफरेंस शेयर और आपकी लॉन कैपिटल की। तो दो चीज़ में कंपैरिजन हो रहा है, इक्विटी बिल्कुल अलग है इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं या फिर लॉन की बात कर रहे हैं या फिर डिबेंचर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन बताता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल गियरिंग यानी पूंजी दंतीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, द रिलेशंस of ordinary share to preference share capital and loan capital is described as the capital gearing। यानी कि पूंजी दंतीकरण या आप कह सकते हैं कि कैपिटल गियरिंग वो क्या होता है कि वो दो कैपिटल के रिलेशंस को बताता है। फर्स्ट इज़ अ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सेकंड इज़ अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन कैपिटल, राइट। तो दो रिलेशंस को बताता है। बात करते हैं फिक्स कैपिटल कॉस्ट होती क्या है। फिक्स कॉस्ट कैपिटल यानी कि हम कह सकते हैं स्थिर लागत पूंजी। स्थिर लागत पूंजी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें उन पे स्थिर क्या होगी हमारी कॉस्ट आएगी, हमें निश्चित क्या देना पड़ेगा, पैसा देना होगा। और उसमें कौन आता है, डिबेंचर। क्योंकि अभी मैंने आपको क्लियर किया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कि डिबेंचर पे निश्चित दर से क्या देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर में भी इसको भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस पे भी क्या होता है, निश्चित इसका डिविडेंड होता है, इसीलिए इन दोनों को क्या माना है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल माना है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल का मतलब क्या हो गया, परिवर्तनशील लागत पूंजी। परिवर्तनशील लागत पूंजी का मतलब हो गया जिसकी लागत हमेशा चेंज होती रहती है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड दें। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है देन आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर को आप डिविडेंड देंगे। लेकिन अगर आपका इनकम या प्रॉफिट नहीं है तो आप इक्विटी शेयर को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में इंक्लूड किया है। और इसमें क्या क्या आता है, इक्विटी आता है, रिजर्व्स आता है या अर्न डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा, किसमें, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कैपिटल गियरिंग में कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्यों कहते हैं और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल क्यों कहते हैं। जिनकी कॉस्ट में चेंजेस होता रहता है, उस जिसमें सर्टेनिटी निश्चितता नहीं रहती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ कैपिटल गियरिंग यानी कि पूंजी दंतीकरण के प्रकार। या तो हाई गियरिंग होता है या लो गियरिंग होता है। हाई गियरिंग का मतलब होता है जहां इक्विटी शेयर कम यूज़ कर रहे हैं और प्रेफरेंस और डिबेंचर ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को मिक्सअप नहीं करिएगा, बिल्कुल सेपरेट आपको याद रखना है कि हाई गियरिंग का मीन्स क्या होता है, जहां आप इक्विटी शेयर कम यूज़ कर रहे हैं और प्रेफरेंस डिबेंचर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लोअर गियरिंग का बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि जहाँ इक्विटी शेयर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और प्रेफरेंस डिबेंचर कम यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर को क्या कौन सी कैपिटल कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। क्यों कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल इक्विटी शेयर को, क्योंकि इसका जो भी इनकम रहता है कैपिटल इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो चेंजेस होता रहता है, इसीलिए इसे वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल कहा जाता है। प्रेफरेंस और डिबेंचर को क्या कहा जाएगा, फिक्स कॉस्ट कैपिटल यानी स्थिर लागत पूंजी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल क्लियर वापस लिखा है, या इक्विटी शेयर कम, इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल, तो ये कम रहेगी।
प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर हाई रहते हैं, हाई का मतलब ज़्यादा रहेंगे हाई गियरिंग में। तो इसको मैंने यहाँ नीचे बिल्कुल लिख दिया कि प्रेफरेंस डिबेंचर को क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, तो ये ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर को हम वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल कहते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर को क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जो कि यहाँ पे भी कम है और हम नहीं यहाँ पे कम है। यानी दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला लिखें चाहे ये वाला, राइट। इसे एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। जैसे इक्विटी शेयर है 25,000, प्रेफरेंस शेयर है 25,000 और डिबेंचर है 50,000। तो अभी मैंने आपको बताया इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर 25,000 और डिबेंचर कितना है 50,000, तो ये कितने हो गए 75,000, राइट। और इक्विटी कितना है 25,000। तो हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करें तो 25,000 कौन सा है, इक्विटी शेयर, और आपका जो ये प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की जब हमने टोटल की तो ये कितना है 75,000। तो रेशियो क्या हो गया 1:3, यानी कि हाई गियरिंग रेशियो। हाई गियरिंग क्यों है, हाई गियरिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिबेंचर जो कि क्या है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, वो ज़्यादा है, राइट। बात करते हैं लोअर का एग्जांपल की। तो इक्विटी शेयर हमने 50,000 लिया है, प्रेफरेंस शेयर और आपका जो डिबेंचर है वो है 12,500 और डिबेंचर भी 12,500। इक्विटी मैंने यहाँ लिखा 50,000, ठीक है। फिर कितना इस्टू कितना लिखा है 12,500 और 12,500 कितना हो गया 25,000। तो ये जब रेशियो निकाला तो यहाँ आपने देखा ये लोअर कैपिटल गियरिंग है। क्यों लोअर कैपिटल गियरिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है वो क्या है, कम है, राइट। तो ये थे आपके काइंड्स ऑफ कैपिटल गियरिंग जो कि हमने हाई गियरिंग एंड लो गियरिंग देखा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी कैपिटल गियरिंग के फॉर्मूले की। कैपिटल गियरिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब फिक्स कॉस्ट किसे कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, आपको याद रखना है। और अपॉन क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, यानी कि वेरिएबल कौन सी आ गई, आपकी इक्विटी शेयर आ गया, आपका रिजर्व आ गया, आपका सरप्लस आ गया, तो ये वो कहलाएगा। तो बस फिक्स कॉस्ट कैपिटल बियरिंग लिख दीजिए और अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल लिख दीजिए। तो यहाँ में हमने लिखा है फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि जो डिबेंचर वगैरह होते हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल का मतलब हो गया जिसकी कॉस्ट चेंजेज होती है, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो चाहे आप फॉर्मूले को इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में, राइट। तो आप अलग अलग वे से इस दोनों रूप में आप इसको बता सकते हैं। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो, स्थिर आय पूंजी परिवर्तनशील पूंजी की कितनी गुना है, ये रेशियो प्रेजेंट करता है। यानी कि कैपिटल गियरिंग हमें क्या बता रहा है कि ये जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल बियरिंग है वो आपकी वेरिएबल की कितनी ज़्यादा है, मतलब आपका जो ये प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर है वो कितना ज़्यादा है इक्विटी शेयर कैपिटल से, वो ये रेशियो प्रेजेंट करता है। तो स्थिर आय पूंजी परिवर्तनशील पूंजी की कितनी गुनी है, जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है उसका बर्डन ज़्यादा रहेगा। सिंपल है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है वो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा होंगे तो कैपिटल जो कंपनी होगी उनको बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, स्थिर व्यय का भार रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए इस पर उसको डिविडेंड फिक्स देना होगा और इस पर इंटरेस्ट देना होगा, तो ये ज़्यादा रेशियो प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है, व्यय ज़्यादा होगा। तो ये रेशियो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि भाई उतना ही ज़्यादा भार रहेगा, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें कि भार अगर मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस का उतना ज़्यादा बर्डन तो रहेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बूम पीरियड होगा यानी कि तेज़ी का समय होगा तो जितने भी ऑर्डिनरी शेयर हैं यानी कि समता अंश हैं उनको समता ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए ये ज़्यादा होंगे फिक्स कॉस्ट कैपिटल, तो सिंपल है फिक्स कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा होने पर एक्सपेंसेस का भार तो है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नियमित है और आपका निश्चित है तो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन बता रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की कंडीशन बता रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके अर्थव्यवस्था में अगर मंदी का समय चल रहा है यानी कि बॉटम पीरियड चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो डिप्रेशंस पीरियड है वो चल रहा है, तो क्या होगा उसमें कंपनी को हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी के पास इतनी आय नहीं होगी, इतनी इनकम नहीं होगी। तो ये उनके एक्सपेंसेस को जो फिक्स्ड है यानी कि ना तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे पाएगी, ना डिवेंचर को इंटरेस्ट दे पाएगी, ना जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है उनको इंटरेस्ट दे पाएगा, तो बर्डन हो सकता है।
तो कहने का मतलब है कि दो अर्थव्यवस्था में जो दो पीरियड मेन इंपॉर्टेंट है, तेजी का और मंदी का, यानी कि जो बूम पीरियड होता है और बॉटम। तो बूम पीरियड में तो जब रेशियो ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिटेबल रहेगा। क्यों प्रॉफिटेबल रहेगा? क्योंकि ये एक्सपेंसेस निकालने के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। लेकिन मंदी पीरियड में हमारी इनकम भी इतनी नहीं रहेगी कि हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे कर पा रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे डिविडेंड देंगे? तो मंदी पीरियड में यानी कि जो बॉटम पीरियड रहता है वहाँ कंपनी को लॉस होने की संभावना रहेगी, लेकिन तेजी काल में नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो को। कुछ बहुत से अलग अलग लेखक ने, ध्यान रखिएगा बुक्स में आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कभी तो आपने कहा फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल और अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, बट कभी आपने देखा होगा कि बुक्स में वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल और अपॉन फिक्स यानी इसका ऑपोजिट कर लिया है। यानी यहाँ हमने क्या बताया, वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल आपके नीचे लिखा है, लेकिन कभी कभी हम किस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग ऊपर लिख देते हैं और फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल नीचे लिख देते हैं। लेकिन इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा आंसर का रहता है लिखने का, बाकी ये सेम ही बता रही है, पोजीशन ये सेम ही बताता है। अगर जब हम ये वाला मेथड करते हैं जहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग ऊपर रखा है, वेरिएबल का मतलब इक्विटी को हमने ऊपर रखा है और प्रेफरेंस को नीचे रखा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा रेशियो 1 से ज़्यादा आने पर हम इसे लोअर कैपिटल गियरिंग रेशियो मानेंगे। रेशियो 1 से ज़्यादा आने पर हम इसे क्या मान रहे हैं? लोअर कैपिटल गियरिंग, और 1 से कम आने पर हम इसे हाई कैपिटल गियरिंग मानेंगे। यानी कुछ ऐसे लेखक हैं, उन्होंने जो है कैपिटल गियरिंग का जो कैलकुलेशन है उनको थोड़ा सा चेंज करके वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग को ऊपर रखा और फिक्स कॉस्ट बेयरिंग को नीचे रखा। अगर ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा आंसर का क्या होगा कि रेशियो अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको अगर पूछ रहा है पोजीशन कौन सी है तो लोअर कैपिटल गियरिंग होगा, लेकिन अगर रेशियो 1 से कम आता है तो हाई कैपिटल गियरिंग होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है, राइट। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखिए हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर लिया है 2 लाख का, प्रेफरेंस शेयर लिया है 10% का 1 लाख का, 16% डिबेंचर लिया है 2 लाख का, जनरल रिजर्व लिया है 1,50,000 यानी 1,50,000 एंड द सरप्लस इज 50,000। क्लियर है आपको? कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करते हैं तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का हमने लिया है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट, यानी दोनों तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया था फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल इसको, और उसके बाद में हमने क्या किया, इसका ऑपोजिट लिखा, वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल ऊपर लिख दिया और फिक्स कॉस्ट बेयरिंग नीचे लिख दिया है। तो दोनों तरीके से हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल है, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा 1 लाख और डिबेंचर आएगा 2 लाख, तो यानी कितना हो गया टोटल 3 लाख। कहाँ से आया 3 लाख? प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख और डिबेंचर का 2 लाख, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आया 3 लाख, यहाँ लिख दिया 4 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग में कौन कौन सा आता है जिसकी चेंज होती रहती है, तो उसमें हमने बात की थी 2 लाख का यानी इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व 1,50,000 और सरप्लस यानी 50,000, तो ये टोटल कितने हो गया 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 4 लाख। तो इसे जब हमने अपॉन किया तब हमारा आंसर आया 0.75:1, यानी कि लोअर कैपिटल गियरिंग रेशियो बता रहा है। लोअर कैपिटल गियरिंग रेशियो क्यों बता रहा है? क्योंकि अभी हमने बात की थी लोअर कैपिटल गियरिंग रेशियो क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा जो कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या है, कम है, तो ये इसको प्रेजेंट बता रहा है। यानी ये जो हमारा फिक्स कॉस्ट कैपिटल है ये क्या बता रहा है, कम बता रहा है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा, तो ये किसको बता रहा है, लोअर कैपिटल गियरिंग को, राइट। बात करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो की। कैपिटल गियरिंग रेशियो में देखिए अभी हमने इसको हमने बिल्कुल ऑपोजिट लिख दिया, ये 3 लाख ऊपर लिखा तो अब हम इसे नीचे लिख के सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम इसका ऑपोजिट फार्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं। 4 लाख हमने यहाँ लिखा, देन आंसर इज़ 1.33 n/1, तो ये भी लोअर, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 1 से ज़्यादा आने पर, और 1 से ज़्यादा आने पर हमने क्या लिखा कि रेशियो जब 1 से ज़्यादा आता है तो वो लोअर कैपिटल गियरिंग को बता रहा है। यानी मैं चाहे इस फार्मूले से अप्लाई करूँ चाहे मैं इस फार्मूले से अप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, लोअर कैपिटल गियरिंग प्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ हमने अभी क्लियर कर दिया है कि आपका ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कैपिटल है वो क्या कर रहा है, कम यूज़ कर रहा है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट कैपिटल है उसका कम यूज़ किया जा रहा है, राइट। और उसी तरह से हमने अभी इसका बिल्कुल
जो आपको काइंड्स बताए थे, तो कैपिटल गियरिंग का देखिए आपने यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्विटी शेयर ज़्यादा और प्रेफरेंस कैपिटल कम यूज़ करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, लोअर गियरिंग रेशियो। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? चलिए बात करते हैं एक लास्ट चीज़ की, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल गियरिंग। देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कैपिटल गियरिंग की, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी, जितनी भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आप लेते हैं यूज़ करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ अच्छे से हो पाता है सिर्फ कैपिटल गियरिंग की वजह से। बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, फर्म्स, या फिर कह सकते हैं जो भी हमसे लोन लेते हैं वगैरह, तो उन सबको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टर्स को पैसा लगाते समय आसानी से वो देख सकता है, फर्म को पता रहती है अपनी कैलकुलेशन करना, तो इससे क्या होगा कि या बेनिफिट रहेंगे इन्वेस्टर्स फर्म्स को। तो हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाएगी। प्रोटेक्ट टू बिजनेस सर्कल, यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो व्यापार चक्र होता है या व्यापार चक्र के जितने भी प्रभाव होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। यानी कि हाई कैपिटल गियरिंग के द्वारा हम कह सकते हैं कि व्यापार के चक्र को, व्यापार के जो चक्र के दुष्प्रभाव हैं उससे बचाया जा सकता है सिर्फ कैपिटल गियरिंग की वजह से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बात है हमारी इफ़ेक्ट ऑन कैपिटल गियरिंग। आपके कैपिटल गियरिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, तो वो दो तरीके से हैं, या तो मुद्रास्फीति से या मुद्रा संकुचन से, यानी इन्फ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं तेजी काल। इस तेजी काल को हमने क्या लिया है, एक कंपैरिजन की है एक कार के चालक की, यानी कि जो ड्राइवर होता है कार का, उससे। यानी कि अगर हम बात करें कि एक स्लोप पे कार चल रही है, जब स्लोप पे चलती है तो आप देखिए वो बिना, अगर उसमें गाड़ी में पेट्रोल होगा तो भी वो गाड़ी क्या करेगी, उस स्लोप से नीचे आ सकेगी। तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाई गियरिंग का यूज़ करेंगे। यानी कि जो इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन पीरियड में इतना तेज़ी रहता है, उसकी कंपैरिजन किया गया है एक स्लोप से। जब स्लोप होता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि गाड़ी क्या करती है, आराम से नीचे आ सकती है। तो इसका क्या कहेंगे कि हाई गियरिंग है, हाई गियरिंग रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि बूम पीरियड में जो कैपिटल गियरिंग है उसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि शेयर होल्डर से वृद्धि कर सकते हैं, यानी शेयर होल्डर से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी तेजी काल में स्थायी लागत वाली पूंजी का अधिक प्रयोग करता है क्योंकि उस काल में लाभ अधिक होते हैं और इस कारण से ऋण पत्रों पर ब्याज और प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड है उनके देने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बचता है और उस प्रॉफिट को हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे सकते हैं या डिविडेंड दे सकते हैं। राइट, इस प्रकार शेयर होल्डर का अधिकार भी, मतलब शेयर होल्डर्स को भी, इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार की गति की तरह तेजी में जिस तरह से बढ़ती है, स्लोप से नीचे उतरती है, उसी तरह से हम लोग अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि भैया आप लोग तेजी काल हैं आपके अर्थव्यवस्था में, तो उसका कंपैरिजन किया है एक स्लोप से। तो आप हाई गियरिंग रख कर यानी उच्च गति का जो गियरिंग है वो रख कर दंतीकरण का यूज़ करके, यानी कि आप अपने शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर में वृद्धि कर सकते हो। इसीलिए आप इन्फ्लेक्शन जो टाइम पीरियड रहता है वहाँ पे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, अगर आपको शॉर्टकट में समझना है तो हम इसे क्या कहेंगे, इनकम बहुत ज़्यादा। तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का क्या करेंगे, जो भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसे पे कर पाओगे। राइट, यानी इसको आप डिविडेंड दे दोगे, इनको आप इंटरेस्ट दे दोगे। देन क्या होगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर सकते हो, दे सकते हो अपना रिटर्न। तो ये कहने का मतलब है कि ये इतना प्रॉफिटेबल रहेगा। बात करते हैं डिफ्लेक्शन की या डिप्रेशन पीरियड की, मुद्रा संकुचन की, बिल्कुल इसका ऑपोजिट रहेगा। यानी कि व्यवसायी के लिए मंदी काल की तुलना कार चालक पर एक कह सकते हैं, अब पहले तो हम स्लोप से नीचे आ रहे थे, अब हमको क्या करना है, एक चढ़ना, यानी कि गाड़ी यहाँ से चल रही है। तो आप देखिए जब स्लोप से उतरना तो बिना पेट्रोल की गाड़ी नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ से हमको ऐसे चढ़ाई करनी है। तो चढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार को बहुत लोअर गियरिंग रखना होगा, लोअर
गियरिंग रखना होगा। लोअर गियरिंग का मतलब है कि कम गियरिंग रखकर गाड़ी को ऊपर चढ़ाना होगा, और लो गियरिंग का मतलब हो गया धीरे धीरे गाड़ी को चढ़ाना है। तो इसका मतलब हो गया कि बिजनेस को भी धीरे धीरे हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल कॉस्ट वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं उसका हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। यानी कि परिवर्तनशील कह सकते हैं पूंजी की लागत वाली का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, यानी कि साधारण अंश का या इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि मांग में संकुचन होता है। इससे बिजनेस की जो इनकम होती है वो डाउन हो जाती हैं, और इनकम डाउन होने की वजह से हम लोग क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने पहले ही बता दिया कि मंदी का टाइम चल रहा है। अब मंदी का टाइम होता है तो इनकम क्या होगी, इनकम हमारी कम होगी। इनकम कम होने पर हम ना तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे पाएंगे और ना डिबेंचर को हम इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इक्विटी शेयर वाले से अरेंजमेंट करेंगे, ताकि हम लोगों के ऊपर ये बर्डन नहीं आए किस समय, डिफ्लेक्शन के समय। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तेज़ी काल में स्लोप का याद रखना है कि गाड़ी स्लोप से नीचे आ रही है, राइट, तो पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप हाई गियरिंग यूज़ कर सकते हो, हाई कैपिटल गियरिंग इन्फ्लेक्शन में। और डिफ्लेक्शन में आप क्या करेंगे, लोअर गियरिंग यूज़ करेंगे। लोअर गियरिंग का मतलब है इक्विटी शेयर ज़्यादा यूज़ करोगे, और यहाँ आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का ज़्यादा यूज़ करोगे। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक का डिस्कस किया। फर्स्ट इज़ अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड द सेकंड इज़ अ कैपिटल गियरिंग। ओके, थैंक यू।